मनी गुरु में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल शरद। निवेशक अक्सर इस चिंता में पड़ जाते हैं कि निवेश के लिहाज से पीपीएफ अच्छा है या फिर एलएसएस फंड्स में निवेश किया जाए। दोनों में से निवेश किस में करना बेहतर रहेगा, उनकी पूंजी बढ़ेगी या ज्यादा रिटर्न मिलेगा, और इसके साथ साथ टैक्स में छूट जो है वो किससे बेहतर मिलेगी। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और निवेशकों के मन की तमाम उलझनों को दूर करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर के एमडी पंकज मठपाल जी। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को जरा ये समझाइए कि आखिरकार पीपीएफ क्या है, इसके फायदे क्या क्या हैं और कैसे जो है निवेशकों के लिए ये एक फायदे का सौदा बन सकता है। पीपीएफ एक गवर्नमेंट की स्कीम है निवेश के लिए। यहाँ पर जब आप निवेश करते हैं, पहली बात है कि 15 साल का अकाउंट होता है और 15 साल के बाद 5-5 साल के ब्लॉक में इसको बढ़ाया जा सकता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको साल में 500 रुपये की करनी होती है एक बार अकाउंट ओपन होने के बाद में, और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको 3 साल के बाद में 25% जो प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है उसका 25% लोन लेने की फैसिलिटी होती है, और 7वें साल से आपको 50% जो पहले का बैलेंस है उसका आप 50% विड्रॉ कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी यहाँ पर पुअर है, अकाउंट लॉन्ग टर्म का है, लेकिन अच्छी बातें ये हैं कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो गारंटीड है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है। हालांकि हर क्वार्टर में रिव्यू होता है, हर क्वार्टर में ये चेंज भी हो सकता है। लगभग 8% के आसपास रहता है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ये 10 ईयर्स की जो जीसेक की यील्ड है उससे इसको मैप किया गया है अभी तो। लेकिन एक बात है, अगर वो फिक्स हो गया क्वार्टर के बिगिनिंग में तो पूरे क्वार्टर में वो इंटरेस्ट रेट रहेगा। आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड है, ये एक अच्छी बात है इसके अंदर। और जो रिटर्न मिलता है, जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो टैक्स फ्री है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। जब आप इन्वेस्ट करते हो पैसा तो वो इनकम टैक्स की धारा 80C के अंतर्गत आपको टैक्स में छूट दिलाता है। तो 80C में जो 1.5 लाख की लिमिट है उसके लिए भी आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जब इन्वेस्ट करते हो तब आपको टैक्स में छूट मिलती है, और जो आपको पैसा वापस मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, वो भी टैक्स फ्री होता है। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर टैक्स फ्री पैसा मिल रहा है, आपको गारंटी रिटर्न मिल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि लिक्विडिटी पुअर है, लॉन्ग टर्म का अकाउंट है। बिल्कुल, तो इन तमाम बातों के बारे में आपको ख्याल रखना होगा अगर आप पीपीएफ में निवेश करने का सोच रहे हैं। अच्छा, बहुत से ऐसे निवेशक भी हैं जो एक विकल्प के तौर पे ईएलएसएस को भी देखते हैं, तो जरा उसके बारे में भी विस्तार से समझाइए। ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है। जो आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड दूसरे जो विकल्प होते हैं वहां पर निवेश करते हैं, वहां पर जैसे ओपन एंडेड फंड होते हैं, कभी भी निवेश करो कभी निकालो, यहां पर एक लॉक इन होता है। मतलब आप निवेश करोगे तो 3 साल तक पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हो। यहाँ पर जो रिटर्न्स है वो गारंटीड नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के रिटर्न जो होते हैं वो मार्केट पर निर्भर करते हैं। आपका पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है ईएलएसएस में, तो शेयर मार्केट का जैसा भी परफॉर्मेंस होगा, जो शेयर्स में निवेश हुआ है उस आधार पर आपको आपका रिटर्न मिलेगा। लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये है कि यहाँ पर रिटर्न मिलने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप पिछले 15-20 साल का रिकॉर्ड देखते हैं तो पीपीएफ के रिटर्न्स के मुकाबले में ईएलएसएस का रिटर्न काफ़ी अधिक रहा है औसतन सभी स्कीम्स का। और आने वाले समय में भी, क्योंकि इक्विटी से आप ज़्यादा रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं, तो लंबी अवधि में यहाँ पर क्या होता है, रिटर्न्स हम जब देखते हैं तो ये सोचते हैं कि 3 साल का लॉक इन है, 3 साल के बाद कितना मिलेगा। लेकिन जब आप 15 साल के पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं तो यहाँ भी आपको 15 साल का रिटर्न देखना चाहिए, तो आपको समझेगा कि यहाँ पर रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा हैं पीपीएफ के मुकाबले में। हालांकि गारंटीड नहीं है, लेकिन एवरेज जो होता है वो उससे ज़्यादा आता है। दूसरी बात, क्योंकि 80C के अंतर्गत इसमें भी आपको टैक्स में छूट मिलती है। जब आप निवेश करते हैं तो आपको 1.5 लाख तक की जो सीमा है 80C की, वहां पर यहाँ पर आपको टैक्स में छूट मिलती है। जो रिटर्न मिलता है, जो इसका रिटर्न मिलता है, क्योंकि अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है इक्विटी के ऊपर, और ये क्योंकि इक्विटी स्कीम है तो यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लेकिन 1 लाख तक का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो एग्जेम्प्टेड है। 1 लाख से ऊपर जो भी गेन होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लेकिन सब कुछ मिलाकर, सिर्फ स्कीम की बात नहीं है, आपका निवेश अगर दूसरे म्यूचुअल फंड में भी है या इक्विटी शेयर्स में है, सब मिला के जो कैपिटल गेन होता है 1 लाख तक का एग्जेम्प्टेड है। 1 लाख के ऊपर जो गेन होगा उसके ऊपर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।
अगर आप डिविडेंड ऑप्शन लेते हो, यहाँ दोनों चॉइस हैं, आप ग्रोथ ऑप्शन भी ले सकते हो और डिविडेंड ऑप्शन भी ले सकते हो। ग्रोथ में आपको डिविडेंड नहीं मिलता है पर आपका पैसा बढ़ता है, लेकिन अगर आप डिविडेंड ऑप्शन लेते हैं तो समय समय पर आपको डिविडेंड के रूप में भी आमदनी होती रहती है, तो वो चॉइस भी आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी आपकी बेहतर है पीपीएफ के मुकाबले में। तो सिर्फ अगर आप गारंटी रिटर्न की बात छोड़ दें तो लंबी अवधि में मेरा कहना यह है कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा और टैक्स में छूट जो है वो तो आपको जब निवेश कर रहे हैं दोनों में ही मिल रही है। बिल्कुल। तो पंकज जी, कह सकते हैं कि रिटर्न के लिहाज से अगर बात की जाए जो पीपीएफ है उससे एक बेहतर ऑप्शन जो है ईएलएसएस फंड्स है। बिल्कुल, लंबी अवधि में ईएलएसएस बेहतर विकल्प है आपके पास में, क्योंकि आपको टैक्स छूट के साथ साथ आपको आपका पैसा बढ़ाने में, वेल्थ क्रिएशन में मदद करेगा। बिल्कुल। तो अगर आप निवेश के बारे में सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि पीपीएफ या ईएलएसएस किसको चुना जाए, तो पंकज जी की इन बातों से आपकी कंफ्यूजन जो है वो काफी हद तक दूर हो गई होंगी। और अगर आप भी हमारे से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो बेहद आसान तरीका है, फेसबुक या फिर ट्विटर के जरिए जो है आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। ये हमारा शो फेसबुक और ट्विटर दोनों पर लाइव है। कॉमेंट सेक्शन में जाकर आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। पंकज जी, एक सवाल जो है फेसबुक के जरिए हमारे पास आया हुआ है पारितोष दास जी का, जो ये जानना चाहते हैं कि वो दुबई में रहते हैं, यानी कि कनाडा हैं, और वो जानना चाहते हैं कि क्या वो पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। नहीं, एनआरआई के लिए पीपीएफ अकाउंट अलाउड नहीं है, आप नहीं खोल सकते। बिल्कुल। तो पारितोष जी, उम्मीद करते हैं कि आपको जो जवाब चाहिए था वो मिल चुका है और आप जो है पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते हैं एक एनआरआई होने के नाते। अच्छा, अगर हम बात करें पीपीएफ की, ऐसी क्या बातें हैं जो इसको खास बनाती है, क्योंकि एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, आज भी बहुत से लोग जो है वो पीपीएफ में निवेश करना बेहतर समझते हैं। और खास तौर पर अगर पहले के लोगों की बात की जाए, अगर युवा जनरेशन की बात ना करूं, अगर पहले के लोगों की बात करें तो वो आज भी यही सजेस्ट करते हैं कि निवेश के लिए आपको पीपीएफ को चुनना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ट्रेडिशनल प्लान्स जो होते हैं, पुराने जो लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि गारंटी है यहाँ पर गवर्नमेंट की। अगर हम ऐसी चीज़ों में निवेश कर रहे हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, उसमें उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहती है, तो वो लोग ज़्यादा करके पीपीएफ में निवेश करते हैं। लेकिन फिर मैं बात बोलूँगा कि अगर डेट के दूसरे विकल्प की बात करें, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो या आपका एनपीएस हो, उसके मुकाबले में आपका पीपीएफ एक अच्छा विकल्प होता है। उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न्स हैं वो टैक्स फ्री हैं। अगर आपको 8% भी मिलता है तो वो कम से कम आपको टैक्स फ्री मिल रहा है, वो एक अच्छी चीज़ है। दूसरी बात ये, जैसे एनएससी में हम देखते हैं, एनएससी में भी टैक्स की छूट मिलती है, लेकिन वहाँ पर आपका जो रिटर्न मिलता है वो टैक्सेबल हो जाता है। यहाँ पर आपको टैक्स फ्री पैसा मिल रहा है। दूसरी एक प्लस पॉइंट ये है कि पीपीएफ में जो इन्वेस्टमेंट है उसको कोर्ट अटैच नहीं कर सकती। हालांकि देखिए, एक कितने लोगों का ऐसा संभावना होगी कि कोर्ट एसेट को अटैच करेगी, बट ये एक इसमें एक ऑप्शन और है कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी केस में प्रॉपर्टी एसेट अटैच होते हैं, तब भी पीपीएफ अकाउंट जो है वो सेफ है, उसको अटैच नहीं किया जा सकता। तो इस बात को पॉजिटिव माना जाता है। तो सबसे बड़ी बात मेरा जो मानना है वो टैक्स फ्री रिटर्न है। अगर 8% भी मिलता है और उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है और आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो आपके लिए वो 10% टैक्सेबल से भी बेहतर है। तो अपने पोर्टफोलियो में पीपीएफ को रखना अच्छी बात है, लेकिन कई बार लोग सिर्फ और सिर्फ निवेश करते हैं टैक्स बचाने के लिए और सिर्फ वो पीपीएफ में कर लेते हैं। तो मेरा कहना यह है कि पीपीएफ डेट कैटेगरी में अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आप सिर्फ टैक्स सेविंग के लिहाज से कर रहे हैं तो आपको ईएलएसएस बेहतर रिटर्न दिलाने की क्षमता रखता है। बिल्कुल। तो अगर आप पीपीएफ या फिर ईएलएसएस को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं तो इन बातों से आपको काफी मदद मिल जाएगी। और हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, राज कमल जी जुड़े हैं हमारे साथ। राज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। थैंक यू मैम, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। मैडम, एक्चुअली क्या है, मैं आप लोगों का प्रोग्राम करीब 6 मंथ से देख रहा हूँ। तो मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में थोड़ा नया हूँ। मैंने कुछ प्रोग्राम देख के अभी कुछ अपना पोर्टफोलियो बनाया है, अभी इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है। तो वो उसके बारे में मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ। मैंने मेल किया है, उसमें मैंने पोर्टफोलियो 1 और 2 लिखा है। तो वो कौन सा बेटर रहेगा और क्या उसमें कुछ फेरबदल करना है या नहीं करना है? बिल्कुल।
तो पंकज जी, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो जो है वो दो तरीके से बनाकर हमें भेजा था, जो हमने आपके साथ भी शेयर किया था। 12,000 रुपए की ये करीब एसआईपी करना चाहते हैं और 6 से ज्यादा जो है ये फंड्स नहीं चाहते हैं। कहाँ निवेश करना चाहिए? रिटायरमेंट के लिए जो है ये निवेश करना चाहते हैं। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि पोर्टफोलियो में 6 फंड्स रखने चाहिए क्या या नहीं रखने चाहिए? 6 से ज्यादा इनफैक्ट नहीं रखना चाहते, तो 6 भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हो जाएंगे इनके लिए। तो बिल्कुल, देखिए 5-6 फंड काफ़ी हैं। अगर आप 12-15 हज़ार रुपये के निवेश की बात कर रहे हैं तो 6 फंड जो सिलेक्ट किए हैं, आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो बेहतर है, क्योंकि उसमें वैरायटी ज़्यादा है। आपके पास में मिड कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सभी तरह के फंड्स हैं। तो मेरी सलाह है कि आप दूसरे वाले ऑप्शन में जाइए। और बिल्कुल आप ये शो जरूर देखते होंगे कि जिस तरह से आपने स्कीम सेलेक्ट की है, बिल्कुल अच्छी स्कीम सेलेक्ट की है, तो आप इसके साथ जाइए। और दूसरी बात यह है कि आप अगर 15,000 रुपये में निवेश करते हैं, आपने बोला है 12 से 15,000, अगर 15 साल के लिए, तो अगर मैं 12% का CAGR लेके चलूं, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, तो करीब आपका 71 लाख रुपये बनते हैं। और मेरे हिसाब से ये रकम कम होगी आपके रिटायरमेंट के हिसाब से, तो आपको आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। आप शुरुआत यहाँ से कीजिए, लेकिन हर साल अपने निवेश को बढ़ाते जाइए, ताकि आपके पास एक एडिक्वेट राशि हो आपके रिटायरमेंट के लिए। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं राजी की जो सलाह आपको चाहिए थी वो आपको मिल चुकी है। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा पंकज जी, एक हमारे पास फेसबुक के जरिए और भी सवाल आया है शिव शंकर जी का, जो NRI से जुड़ी ही एक क्वेरी पूछ रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि अगर पहले से ही उन्होंने PPF अकाउंट खोला हुआ है और बाद में अगर वो किसी देश में जाके NRI बन जाते हैं, तो क्या वो उस अकाउंट को कंटिन्यू रख सकते हैं? जी, अगर अकाउंट पहले से खोला हो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उसमें पैसा निवेश नहीं कर सकते। जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपने अकाउंट खोला हुआ है तो उसमें जो पैसा आपका पड़ा हुआ है वो तो आप रख सकते हैं, लेकिन और ज्यादा निवेश जो है वो आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हमने पंकज जी अभी जो बात की थी वो PPF की खास बातों की थी, लेकिन अब ELSS फंड की ऐसी क्या खास बातें हैं जो निवेशकों को अपनी ओर खींचती रहती है, जिसकी वजह से निवेशक जो है वो ये सोच रहे हैं कि ELSS फंड्स में निवेश किया जाए तो उनके लिए बेहतर रहेगा? देखिए, एक तो है ग्रोथ पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने की काफ़ी संभावना रहती है। और अगर हिस्टोरिकली देखें तो भी आपने देखा है कि यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। दूसरी बात है कि लॉक इन 3 साल का है। हालांकि हम जब भी सलाह देते हैं इक्विटी में निवेश करने का, तो सलाह ये होता है कि लंबे समय के लिए आप कीजिए, लेकिन किसी मजबूरी में अगर पैसा निकालना पड़े तो 3 साल के बाद आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। वो एक अच्छी चॉइस है। दूसरी बात, यहाँ पर आप SIP के जरिए भी निवेश कर सकते हैं और एक मुश्त भी कर सकते हैं। मिनिमम 500 रुपीज़ का आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है अगर आप लमसम में भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, और जैसे सभी म्यूचुअल फंड में होता है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है। आपको अपना पोर्टफोलियो देखने को मिलता है। आप स्कीम चेंज कर सकते हैं। आज आपने SIP स्टार्ट की एक स्कीम में, कल को आपको लगता है कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आप स्कीम चेंज भी कर सकते हैं दूसरी स्कीम में। साल में मिला के आपको हो सकता है कि आपने एक स्कीम में 75,000 इन्वेस्ट किया, दूसरी स्कीम में 75 किया, और कुल मिला के 1.5 लाख कर लिया, आपको टैक्स की छूट मिल गई पूरे 1.5 लाख के ऊपर। तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, SIP के जरिए निवेश करना आसान है, और ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। इस हिसाब से लोग आजकल जो स्पेशली यंग जनरेशन है, मार्केट से भी लोग हैं, वो ELSS में निवेश करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो बिल्कुल 12% तक का जो है करीब 10 से 12% का रिटर्न जो है आपको इन फंड्स के जरिए मिल सकता है। और कोई बड़ी वजह नहीं है कि आज की यंग जनरेशन जो है वो ज्यादा रिटर्न के लिए ही ELSS फंड्स की तरफ जो है वो जा रही है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल जो है वो फेसबुक के जरिए आया हुआ है संदीप पटेल जी का। ये जानना चाहते हैं कि 6,000 रुपए प्रति महीना जो है ये ELSS फंड्स में निवेश करना चाहते हैं, तो ये आपसे सलाह चाहते हैं कि किस फंड को चुना जाए? देखिए, यहाँ पे 2 स्कीम की सलाह दूंगा। अगर 6,000 महीना करना चाहते हैं तो 3-3 हज़ार रुपये 2 स्कीम में कीजिए। एक ICICI प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, और दूसरा आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96। ये 2 स्कीम में सलाह दूंगा। बहुत पुरानी स्कीम है, कंसिस्टेंसी है परफॉर्मेंस में, यहाँ पर आप निवेश कीजिए। बिल्कुल, तो आपके लिए संदीप जी सलाह ये जो है वो आपको मिल चुकी है। इसके अलावा एक सवाल और है चंदन सिंह का। ये जानना चाहते हैं कि PPF अकाउंट अगर ये खोलते हैं तो किस बैंक में खोलना जो है इनके लिए सही रहेगा? देखिए, कहीं भी खोल सकते हैं। आपके पास में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, पोस्ट ऑफिस में भी PPF अकाउंट खोलने की सुविधा होती है, और प्राइवेट बैंक में भी ICICI बैंक,
HDFC, एक्सिस बैंक में भी आपको PPF अकाउंट खोलने की सुविधा है। तो आप अपने आसपास में जो भी बैंक है जहां पर आपका अकाउंट है, अगर वो बैंक में उस ब्रांच में सुविधा उपलब्ध है तो वहां पर आप खोल सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है, रिटर्न आपका सेम है, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है। तो आप जहां पर भी अकाउंट नज़दीक में सुविधा हो खोलने की वहां पर खोल लीजिए। तो चंदन जी, जो भी आपके घर के आसपास की ब्रांच है जहां पर आपका बैंक अकाउंट ऑलरेडी है, वहां पर अगर आप अपना पीपीएफ अकाउंट खोल लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा एक सवाल और शामिल करते हैं जो ईमेल के जरिए आया हुआ है राघव सिंह का। ये बताते हैं कि ये पेशे से एक टीचर हैं और इन्होंने अपना पोर्टफोलियो भी हमें भेजा हुआ है, जिसमें ये जानना चाहते हैं कि बाकी के पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव की जरूरत है या नहीं है। मैं आपको इनके फंड्स बता देती हूँ। इनके पास ABSL फ्रंटलाइन इक्विटी फंड है, इसके अलावा ABSE म्यूचुअल फंड, टैक्स रिलीफ 96 भी है ABSL का, और साथ ही इन्होंने कुछ पैसा जो है वो PPF में भी डाला हुआ है। इसके अलावा RD भी इनकी है और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस भी जो है वो चल रहा है। तो आपकी सलाह चाहते हैं कि अब इन्हें और कहीं कुछ निवेश करने की जरूरत है या फिर कुछ बदलाव किया जाए अपने पोर्टफोलियो में? देखिए, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी लॉन्ग टर्म के लिए हैं, और साथ में जो आपने PPF में निवेश किया है या पोस्टल लाइफ में किया है वो भी लंबी अवधि के लिए है। तो सलाह ये कि पहले तो अपने गोल सेट कीजिए। जब गोल सेट होंगे तो आपको शॉर्ट टर्म में कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, मीडियम टर्म में कितनी पड़ेगी, वो भी आपको समझ आएगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए पैसे कुछ डेट फंड में या कुछ फिक्स डिपॉजिट में रखिए। कुछ बहुत शॉर्ट टर्म है तो लिक्विड या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं, और इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए है। दूसरी बात साथ में ये भी है कि आपने जो निवेश किया है वो एक ही AMC, एक ही फंड हाउस की स्कीम्स में किया है। स्कीम अच्छी है, पर सलाह ये है कि आपको थोड़ी डिफरेंट फंड हाउस में निवेश करना चाहिए, ताकि अलग अलग फंड मैनेजर का जो स्टाइल है इन्वेस्टमेंट का उसका फायदा मिल सके। बिल्कुल। तो राघव जी, जो आपको बदलाव जो है वो पंकज जी ने बताया, अगर आप ये करेंगे तो इसके जरिए जो है आप आसानी से अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। इसके अलावा पंकज जी, जरा दर्शकों को एक बार फिर से बता दीजिए कि आखिरकार ELSS और PPF में क्या ऐसे डिफरेंस हैं जिससे उनको ये समझ आ जाए कि क्या उनके लिए सही रहेगा। बिल्कुल। देखिए, अगेन पहली बात यह है कि PPF लंबी अवधि का अकाउंट है, लिक्विडिटी बहुत पुअर है, आपको पैसा निकालना पड़े तो पूरा पैसा निकलता नहीं है, और लिक्विडिटी यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस हैं। ELSS में 3 साल के बाद आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं अपने निवेश के 3 साल के बाद में। PPF में आपका जो रिटर्न है वो गारंटीड है, हालांकि रिव्यू होता है टाइम टाइम पर गारंटीड है, आपको मिलेगा। जो ELSS है वहाँ पर वो मार्केट से लिंक है, जैसा परफॉर्मेंस होगा इक्विटी मार्केट में जिन शेयर्स में निवेश है उस हिसाब से आपको अपने रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन लंबी अवधि में PPF के मुकाबले में ELSS में आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलने की संभावना है। और PPF में अच्छा ये है कि जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन जो ELSS है वहाँ पर 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड है। 1 लाख रुपए से ऊपर का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर 10% का टैक्स लगता है। तो ये बातें ध्यान में रखते हुए मेरी सलाह ये है कि आपको थोड़ा थोड़ा पैसा दोनों में लगा सकते हो, क्योंकि एक में लिक्विडिटी नहीं है तो उसमें लिक्विडिटी है, और एक में गारंटीड रिटर्न है PPF में। ELSS में रिटर्न गारंटीड नहीं है, अच्छे रिटर्न्स की संभावना है। लेकिन कई बार निवेशक ये करते हैं कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं और पूरा पैसा अपना PPF में इन्वेस्ट कर देते हैं, पैसा लॉक हो जाता है। और हम इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें, हालांकि रिटर्न्स टैक्स फ्री हैं, लेकिन महंगाई तो बढ़ती जाएगी, और 8% का रिटर्न अगर महंगाई को ध्यान में रखें तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसके लिए थोड़ा पैसा ELSS में ज़रूर निवेश करना चाहिए, ताकि आपको टैक्स में भी छूट मिले और साथ में आपको पैसे की अच्छी बढ़ोतरी हो, आपको काफ़ी वेल्थ क्रिएशन में मदद मिल सके। जी अच्छा पंकज जी, जैसा कि आपने बताया कि ELSS में लॉक इन पीरियड जो होता है वो 3 साल का होता है, लेकिन 15 साल तक जो है वो PPF में निवेश करना होता है। लेकिन एक प्रोसेस ये भी होता है जिसमें हम करीब 7 साल के बाद जो है कुछ पैसा जो है PPF से निकाल सकते हैं। वो पूरा प्रोसीजर जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, पहली बात तो है कि अगर आपको 7वें साल में पैसा विड्रॉ करना है तो जो प्रीवियस ईयर है, जैसे कि आपने 31 मार्च था उस दिन जो बैलेंस था, या फिर 4th प्रीवियस ईयर जो पहले का 4 साल पहले का जो अमाउंट था, उन दोनों में से जो भी कम होगा उसका 50% मिलेगा। तो अगर बीच में आपने लोन लिया हुआ है
तो ये भी हो सकता है कि 4 साल पहले आपका ज़्यादा था लेकिन बाद में कम हो गया है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं कि जितना बैलेंस है उसका 50%, बल्कि प्रीवियस ईयर या फोर्थ प्रीवियस ईयर जो भी कम होगा उसका 50% आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये आपके पास होता है और 7वें साल से पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते। आपको लोन की सुविधा उपलब्ध होगी और लोन आपको सेकंड ईयर से होता है। सेकंड ईयर में देखेंगे तो जो सेकंड प्रीवियस ईयर था उसका आप 25% लोन ले सकते हैं। बिल्कुल। और एक चीज और मैं जानना चाहती हूँ, ये हमारा सवाल हमारे पास एक आया हुआ है सुरेंद्र दहिया जी का। ये जानना चाहते हैं कि पीपीएफ अकाउंट क्या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। सुविधा तो है कि पोस्ट ऑफिस से बैंक में और बैंक से पोस्ट ऑफिस में इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, बट प्रैक्टिकली इसमें दिक्कत आती है थोड़ी सी। तो ऑन अकाउंट ऑन रिकॉर्ड्स बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल हमने देखा है जब भी आप जाते हैं इसकी रिक्वेस्ट करते हैं तो एक बैंक कई बार आपके डॉक्यूमेंट्स दूसरे बैंक को भेज देता है, लेकिन दूसरे बैंक के पास पहुंच नहीं पाते हैं, वो कहीं बीच में अटक जाते हैं। तो इसके लिए मेरी सलाह ये है कि जिस अकाउंट में जिस बैंक में है आप वहीं पर उसको कंटिन्यू कीजिए। तो सुरेंद्र जी, बेहतर आपके लिए यही रहेगा कि जिस बैंक में आपका पीपीएफ अकाउंट है वहीं कंटिन्यू करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा पंकज जी, अगर ईएलएसएस फंड्स में किसी ने निवेश किया हुआ 3 साल का लॉक इन पीरियड है, उसके बाद अगर वो निवेश को बढ़ाना चाहता है तो क्या दोबारा 3 साल के लिए निवेश पर भी टैक्स बेनिफिट मिलता है? आप जब जब निवेश करेंगे तब तब आपको बेनिफिट मिलेगा। 3 साल में भी ऐसा नहीं है कि आपको हर साल करना है। आपने 1 साल कर दिया, आपने टैक्स में छूट ले ली और आप भूल गए वहां से 3 साल के लिए उस पैसे को, लेकिन अगले साल आपने फिर से कर दिया मान लीजिए उसी फोलियो में उसी स्कीम में, तो आपको फिर से टैक्स की छूट मिलेगी। तो 3 साल के बाद भी और 3 साल के अंदर भी जब जब आप निवेश करेंगे तब तक आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो जब हम बात करते हैं कि 3 साल का लॉक इन है, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 साल में आपको 3 बार निवेश करना है। आपने एक बार कर दिया, आपने टैक्स में छूट ले ली, आप भूल गए, 3 साल के बाद पूरा पैसा आपने रिडीम कर लिया और आपका मन किया कि आपको अगले साल भी टैक्स में छूट लेने की जरूरत है, आप फिर से निवेश कर सकते हैं। तो और 3 साल के बाद ऐसा भी कर सकते हैं, अगर दूसरा पैसा निवेश नहीं करना है, आज जो किया 3 साल के बाद रिडीम किया और दोबारा से री इन्वेस्ट कर दिया उसको, तो आपको उसी पैसे पे दोबारा से टैक्स में छूट मिल जाएगी। तो जब भी आप निवेश करेंगे, चाहे उसी पैसे को री इन्वेस्ट कर रहे हैं या एडिशनल पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको एटीसी के तहत आपको टैक्स में छूट मिलेगी। बिल्कुल। तो एलएसएस में आपको 3 साल के लॉक इन में जो है एटीसी के तहत जो है छूट मिलेगी और कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं ये आपने समझ ही लिया होगा। अच्छा, एलएसएस जुड़ा हुआ एक और मैं चीज जानना चाहती हूँ, आखिरकार ये डिविडेंड पे आउट क्या होता है? देखिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं वहां पर 2 आपको ऑप्शन मिलते हैं, ग्रोथ और डिविडेंड। ग्रोथ में ये होता है कि आपका जो एनएवी है अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वो बढ़ता जाता है। आपने अगर 1000 रुपये निवेश किए हैं और समय के साथ बढ़ गए तो वो 1000 के 2000 3000 ऐसे बढ़ेंगे, लेकिन जब भी आप रिडीम करेंगे उस वक्त पैसा आपको मिल जाएगा। अगर आप डिविडेंड ऑप्शन लेते हैं तो मान लीजिए एनएवी शुरू में 10 रुपये की थी, वो बढ़कर 12 रुपये हुई, तो एएमसी डिसाइड करती है, फंड हाउस डिसाइड करता है कि उसमें से थोड़ा पैसा निवेशकों को वापस कर दिया जाए, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो वो एक फिक्स हो जाता है कि हमें इतना % डिविडेंड देना है। मान लीजिए 10 रुपये की एनएवी 12 रुपये हो गई, आपका 1000 रुपये बढ़कर 1200 रुपये हो गए या 1 लाख बढ़कर 1,12,000 रुपये हो गए, तो जो भी आपका पैसा बढ़ा उसके ऊपर आपको डिसाइड होगा कितना डिविडेंड मिलना है। तो जो डिविडेंड डिसाइड हुआ वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो मतलब ये होता है कि एक लिक्विडिटी बन जाती है, आपका पैसा लॉक तो है बट बीच बीच में थोड़ा पैसा आपके पास आता जाता है। जिसको ग्रोथ के हिसाब से सोचना है कि मुझे कोई गोल अचीव करना है, वो बीच में पैसा ना ले ताकि एक मुश्त अच्छी राशि मिल सके। लेकिन ऐसे लोगों को जो चाहते हैं कि बीच बीच में पैसा मिलता रहे तो अपनी जो ज़रूरतें हैं बीच की कैश फ्लो में मदद मिले, वो डिविडेंड ऑप्शन भी ले सकते हैं। लेकिन जब डिविडेंड मिलता है इसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी अप्लीकेबल होता है, जो अभी इस साल से हुआ है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर से। तो यहाँ पर होता है कि टैक्स आपके हाथ में जो डिविडेंड आएगा वो टैक्स फ्री होगा, लेकिन फंड हाउस उसके ऊपर पहले से ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगा के आपको कैलकुलेट करके देगा। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए ग्रोथ के लिहाज से भी टैक्स के लिहाज से भी जो ग्रोथ ऑप्शन है वो बेटर है। बट किसी वजह से अगर आपको लगता है कि टैक्स छूट तो लेनी है बट अपना पैसा भी वापस बीच बीच में आना चाहिए, तभी आप डिविडेंड ऑप्शन को चूज करें।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतने अच्छे से समझाने के लिए कि आखिरकार पीपीएफ और ईएलएसएस फंड्स में से क्या उनके लिए बेहतर रहेगा। तो आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।